अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 28 जून 1914 एक 19 साला तालिब इल्म ने ऑस्ट्रिया हंगरी के वली अहद को कत्ल कर दिया और यही एक वाकया जंग के आगाज का सबब बना। ऐसी जंग जो 4 साल तक जारी रही, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक ऐसी जंग जिसने कई पुरानी सल्तनतों को खत्म कर दिया। ऐसी जंग जो कई मुल्कों और बरेज़ों में लड़ी गई। आज हम इस जंग को पहली आलमी जंग के नाम से जानते हैं। क्या ये सुनकर हैरानी नहीं होती? एक ही वाकये की वजह से पूरी दुनिया में जंग छिड़ गई। अगर हम वक्त की मशीन में बैठकर माजी में जा सकें और इस कत्ल को रोक सकें तो क्या दुनिया में कोई आलमी जंग ना होती? हकीकत इतनी सादा नहीं है दोस्तों। जब इतनी बड़ी जंग होती है तो उसके पीछे कई लंबी और पेचीदा वजूहात होती हैं और फिर कोई एक वाकया चिंगारी का काम करता है। जरा तसव्वुर करें, यहाँ एक पहाड़ है जो रोज बरोज थोड़ा थोड़ा बारूद जमा होने की वजह से अब मुकम्मल तौर पर बारूद से भरा हुआ है और मैं एक माचिस की तीली जलाकर उसे आग लगा दूं तो धमाका माचिस की वजह से नहीं होगा, बल्कि इस पहाड़ में बारूद था, इसी वजह से हुआ। आइए आज की वीडियो में पहली आलमी जंग को समझते हैं। ये 1909 की बात है। ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी की तरफ रुख किया और उनसे पूछा कि अगर वो सर्बिया पर हमला करें और रूस मुदाखलत करे तो क्या जर्मनी उनकी मदद करेगा? जर्मनी ने फौरन हाँ कर दी क्योंकि वो पुराने इत्तेहादी थे। दूसरी तरफ रूस ने फ्रांस से मदद मांगी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने पहले बोस्निया पर कब्जा किया था और जब सर्बिया ने एहतजाज किया तो ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ने मिलकर सर्बिया पर हमला किया। रूस चाहता था कि फ्रांस भी इस जंग में इसका साथ दे, लेकिन फ्रांस ने इनकार कर दिया। फ्रांस का कहना था कि उसका बोस्निया से कोई ताल्लुक नहीं और वो इस मामले में दखल नहीं देगा। फ्रांस के इनकार के बाद रूस को बोस्निया पर कब्जा तस्लीम करना पड़ा। यूं जंग का खतरा वक्ती तौर पर टल गया, लेकिन फिर आर्च ड्यूक फर्डिनेंड को कत्ल कर दिया गया। बात यह है कि बोस्निया के लोग जिन पर कब्जा किया गया था उन्होंने उसे खामोशी से कबूल नहीं किया। वो आजादी चाहते थे। एक नई इनकलाबी तहरीक शुरू हुई जिसे यंग बोस्निया कहा जाता था। ये तलबा की इनकलाबी जमात थी और सर्बिया उनकी मदद कर रहा था। उनका मकसद एक आजाद मुल्क बनाना था, बल्कि सिर्फ बोस्निया को आजाद कराना ही नहीं, बल्कि उसे सर्बिया के साथ मिलाकर एक मुत्तहिदा साउथ स्लाव मुल्क बनाना था जिसे युगोस्लाविया कहा जाता है। स्पॉइलर अलर्ट, ये मुल्क बाद में हकीकत भी बना, अगरचे अब वो भी टूट चुका है। खैर, 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के शहजादे फर्डिनेंड अपनी बीवी सोफी के साथ बोस्निया के मकबूजा इलाके के दौरे पर आए। वो इस नए हासिल करदा इलाके में सफर करना चाहते थे, मगर ये दौरा उनके लिए महंगा साबित हुआ। 6 बोस्नियाई इनकलाबियों ने उन्हें कत्ल करने की मंसूबाबंदी की थी। सुबह तकरीबन 10 बजे एक इनकलाबी जिसका नाम काब्रिनोच था, इसने शहजादा फर्डिनेंड की गाड़ी के करीब बम फेंका, लेकिन वो बम गाड़ी से टकराकर साइड की सड़क पर जा गिरा और वहां फट गया। इस धमाके में 20 लोग जख्मी हुए। फर्डिनेंड खुद इस हमले से बच गए। जिस मीटिंग में वो जा रहे थे वो अब इस वाकये की वजह से मनसूख कर दी गई। फर्डिनेंड ने बोस्निया के मेयर से कहा कि अब वो अस्पताल जा रहे हैं ताकि जो लोग इस धमाके में जख्मी हुए थे उनसे मुलाकात की जा सके। अस्पताल जाते हुए उनकी गाड़ी ने गलती से गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। जब ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर सही रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की तो उन्हें अंदाजा हुआ कि वो जिस जगह खड़े हैं वहां से सिर्फ 5 फुट के फासले पर एक इनकलाबी खड़ा है। ये वही 19 साला तालिब इल्म था जिसका जिक्र हमने वीडियो के आगाज में किया था, गवरेलो प्रिंसिपल। उसी ने शहजादा फर्डिनेंड और उनकी बीवी सोफी पर गोलियां चलाई और यूं ऑस्ट्रिया हंगरी के शहजादे को कत्ल कर दिया। गवरीलो प्रिंसिप को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन चूंकि वो अभी अपनी 20वें सालगिरह से 2 महीने पीछे था, इसलिए कानून के मुताबिक इसे सजाए मौत नहीं दी जा सकती थी। उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुकदमे के दौरान उसने कहा कि वो युगोस्लाव कौम परस्त है और उसका मकसद साउथ स्लाव लोगों को मुत्तहिद करना है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये नया मुल्क इस रियासत का हिस्सा बनेगा, लेकिन उसका मुतालबा ये था कि बोस्निया को ऑस्ट्रिया से आजाद कराया जाए। ऑस्ट्रिया हंगरी के बादशाह को इस कत्ल पर शदीद गुस्सा आया। गुस्से में आकर उसने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। रूस ने इस जंग को सर्बिया पर कब्जे की कोशिश के तौर पर देखा। चुनाचे रूस सर्बिया की मदद के लिए मैदान में आ गया। इधर जर्मनी ने देखा कि रूस ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ हथियार उठा रहा है, तो जर्मनी ने भी ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देने का ऐलान कर दिया। लेकिन इस बार फ्रांस खामोश न रहा। फ्रांस ने रूस और सर्बिया की हिमायत में जंग में शमूलियत इख्तियार की। इस सूरत हाल में एक दिलचस्प जंजीर बनी जिसे दोस्ती की जंजीर, चेन ऑफ फ्रेंडशिप
کہا جاتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ خاکہ ہے جو اس وقت کی صورتحال کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اٹلی کا اتحاد آسٹریا ہنگری اور جرمنی کے ساتھ تھا، لیکن اٹلی نے اس معاہدے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس معاہدے میں شرط تھی کہ اگر ان تین میں سے کسی ملک پر حملہ کیا گیا تو باقی دو اس کی مدد کریں گے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا تھا، آسٹریا ہنگری اور جرمنی نے خود سربیا پر حملہ شروع کیا تھا، تو اٹلی نے کہا کہ چونکہ حملہ ہم پر نہیں ہوا، ہم اس جنگ میں شریک ہونے کے پابند نہیں۔ لیکن چونکہ سلطنت عثمانیہ کی روس سے پرانی دشمنی تھی، اس لیے عثمانی سلطنت نے آسٹریا ہنگری کا ساتھ دیا۔ اب برطانیہ بھی اس معاملے میں شامل ہو گیا، کیونکہ روس، فرانس اور برطانیہ کے درمیان ایک اتحاد موجود تھا جسے ٹرپل انٹانٹ کہا جاتا تھا۔ یوں ایک بڑی جنگ شروع ہو گئی جس میں یہ تمام ممالک ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو گئے۔ بعد میں امریکہ اور جاپان جیسے ممالک بھی برطانیہ اور فرانس کی حمایت میں اس جنگ میں شامل ہو گئے، اور ظاہر ہے وہ تمام ممالک جو برطانیہ کے زیر قبضہ تھے، جیسے کہ ہندوستان، وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے، کیونکہ برطانیہ کو فوجیوں کی ضرورت تھی، اور سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ اپنے نو آبادیاتی ملکوں کے لوگوں کو سپاہی بنا کر جنگ میں بھیجا جائے۔ بہت سے ہندوستانی سپاہی برطانیہ کی طرف سے جنگ عظیم اول میں شریک ہوئے۔ دوستو، یہ تھا وہ راستہ جس پر چل کر جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا۔ یوں آخر کار جنگ عظیم اول لڑی گئی، اور پھر جنگ کے دوران کیا ہوا، یہ ہم آئندہ اگلی کسی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد فیصل سیفی کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنی رائے کمنٹ میں بتائیں، اور مزید اہم اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔